Hello everyone, welcome to the Mandeep Kaur Tanga show. आज हमारा 108th एपिसोड है और हमारे साथ हैं सिमरनजीत सिंह। आज हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी की, इनकी स्टोरी जानेंगे इनसे। और सब खुश होने वाली बात है मेरे लिए वो ये है कि ये हमारे खुद के डिस्ट्रिक्ट के हैं, अमृतसर के हैं। सबसे पहले सिमरन, वेलकम टू द शो। Thank you, ma'am, for inviting me on your show. It's such an honor. ग्रेट। मुझे ना आज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि मर्चेंट नेवी की अगर बात करें तो एक क्लास आपके मन में सेट हो जाती है। प्लस दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर ऑफिसर फ्रॉम मर्चेंट नेवी इज ऑन माई शो। अगर हम सिमरन की बात करें, इनको 8 years का सेलिंग एक्सपीरियंस है। प्लस एट अ वेरी यंग एज ही हैज़ जॉइंड मर्चेंट नेवी। बहुत अच्छे इनके एक्सपीरियंसेस हैं। मेरा मन किया कि मैं इनको अपने शो पे बुलाऊं, इनको इनवाइट करूं और हम इनसे इंस्पायर हों और लर्न करें। फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट योर पेरेंट्स, तो मेरे ऑफिस में मेरी मुलाकात हुई इनके पेरेंट्स के साथ। उनको मिलने के बाद, बिकॉज जैसे मेरे मम्मा पापा हैं वैसे मुझे लगा कि आपके मम्मा पापा हैं बिल्कुल नॉर्मल, एक विलेज बैकग्राउंड में रह रहे हैं, अपना पंजाबी कल्चर इंजॉय कर रहे हैं। तो मन में सोचना मतलब जल्दी आता नहीं कि मर्चेंट नेवी तक हमारे बच्चे पहुंच गए होंगे। व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस ऑफ योर पेरेंट्स कि जब आप एक स्कूल गोइंग किड थे तो कैसा माहौल था घर में? तो मैम माहौल काफ़ी प्रोग्रेसिव था। तो जो भी मेरा एम था इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने का, जो भी मैं करिकुलर एक्टिविटीज़ करना चाहता, तो पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा रहा। और जो भी उन्हें बताता था मुझे ये करना है, कोई नहीं आप कर लो, तो पूरा सपोर्ट रहा उनका। तो स्कूलिंग जो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है वो खालसा कॉलेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल रंजीत एवेन्यू से स्टार्ट होती है। तो विलेज से शहर तक पढ़ने जाना मतलब बहुत एक बड़ा टास्क रहता था। दिल्ली आना जाना अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर बन जाता था, तो काफ़ी एग्जॉस्टिव टास्क था। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा कम थी, तो काफ़ी हार्डशिप्स देखी मैंने अपनी स्कूलिंग में। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे पेरेंट्स का रहता है, तो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन फैक्टर रहे मेरे लिए, मेरे सक्सेस के लिए। और उनको अवेयरनेस थी। और आपके जैसे आपने मुझे बताया कि यू हैव 2 elder brothers, इज इट लाइक एजुकेशन को इतनी अहमियत देनी है, और वो भी आप तीनों लड़के ही हैं, राइट? नहीं तो कोई सोचता है कि लड़के ही हैं तो कोई बिजनेस खोल देते हैं, हमारा जो पुश्तानी काम है वो कर ले। सो इतना ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस कैसे रहा? मम्मा इतने अवेयर थे कि पापा? मैम दोनों पेरेंट्स, मेरे मॉम एंड डैड, मम्मा पापा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अवेयर थे। और उन्हें यही तभी हमारे तीनों बच्चे बहुत अच्छे पोजीशन में जाएं और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी कुछ अचीवमेंट हासिल करें, ताकि हमारे विलेज के और भी जो बच्चे हैं वो इंस्पायर हो सकें, इस फील्ड में जा सकें या मतलब फॉरेन में जा सकें, अपनी आगे पढ़ाई कर सकें। थिंकिंग थी, थॉट प्रोसेस था, और इसीलिए उन्होंने आई थिंक उस समय का सबसे अच्छा स्कूल रहा। और स्कूल एक सिलेक्शन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो उन्होंने सबसे बेस्ट स्कूल मेरे लिए डिसाइड किया। दे गॉट मी एडमिटेड देयर, तो वहाँ से मेरा सारा सफ़र शुरू हुआ। राइट। हम हमेशा डॉक्टर और इंजीनियर में ही पंजाब जो वो चलता रहा है। आई वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ पर्सन, मैंने भी +1 +2 में नॉन मेडिकल रख लिया कि इंजीनियर बनना है। वो तो लकीली मैं किसी को किसी से गाइडेंस मिल गई मुझे, तो आई गॉट इनटू BBA MBA। तो सारे ही इंजीनियर्स डॉक्टर्स बनना चाहते हैं पंजाब में। अब नहीं, जब आप पढ़ी हो, जब मैं पढ़ी हूँ, तो अब कैसे ख्याल आया कि मर्चेंट नेवी में जाना है? मतलब ये तो मुझे भी MBA तक अवेयरनेस नहीं थी। मैंने अपने भाई को भी नहीं गाइड कर पाई। ही इज सो ब्रिलियंट, थापर में उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है, बट मेरे दिमाग में तब भी नहीं आया कि हम भी गांव में रह रहे हैं। बट हाउ यू कुड नो अबाउट मर्चेंट नेवी कि मैं ऐसे प्रोफेशन में जाना है और इसमें इस तरह का फ्यूचर होता है? तो मैम स्टार्टिंग ऐसे होती है, एज अ स्कूल किड सोसाइटी मतलब ऐसे बनी हुई है। अभी किसी भी बच्चे को आप पूछो स्कूल जाते हुए बच्चे क्या बनेंगे, एवरीवन से डॉक्टर और इंजीनियर। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के पास इतनी अवेयरनेस नहीं रहती कि इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिनमें इनके बच्चे अच्छा कर सकते हैं। तो नाउ कमिंग बैक टू दिस, हाउ आई केम टू नो अबाउट दिस प्रोफेशन। तो जब स्कूल में थे, मैम पढ़ाई करते थे, तो हमेशा से एक बहुत बड़ा मेरा एम था कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट, आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग वेरी ग्रेट। तो इसी को सेंटर में रखते हुए ये जब स्कूल का स्ट्रगल मेरा मतलब जारी था, 30 किलोमीटर आना जाना और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जो सारी दिक्कतें थी, स्लोली एक दिन एक फाइन डे ऐसा आया मेरी लाइफ में
तो मेरे एक फ्रेंड ने जस्ट कंप्यूटर बाय किया, ही लिव्स इन अ सिटी, तो उन दिनों मतलब कंप्यूटर और इंटरनेट एक काफ़ी मतलब एक प्रिविलेज माना जाता था। तो हमारी समर वेकेशन हो रही थी, आई वाज इन क्लास 8, देन समर वेकेशन हमारी में चलो आज थोड़ा लेट चले जाएंगे घर, चलो इनके घर चलते हैं। तो देर फर्स्ट टाइम कंप्यूटर और इंटरनेट सर्च किया, एंड देयर वी बोथ टुगेदर वॉच अ मूवी नेम पोसाइडन। इट वाज अ शिप बेस्ड मूवी बेसिकली, और उस शिप को मतलब आई गॉट सो मच इंस्पायर्ड बाय वाचिंग दैट मूवी कि मुझे ये लगा भी कैसे ये कौन लोग हैं जो इतने बड़े शिप को चला रहे हैं, ये कौन से ऑफिसर्स हैं, मुझे भी इनके जैसा बनना है, मतलब दिस इज समथिंग डिफरेंट व्हिच आई ऑलवेज वांटेड टू डू इन माय लाइफ। एंड यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है, और फिर इसके अराउंड चीज़ें देखना, पढ़ना, लाइब्रेरी जाते थे तो कोई इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं थी, मतलब आपको साइंस रिलेटेड बुक्स मिल जाएंगी, आपको मैथ्स रिलेटेड बुक्स मिल जाएंगी, और एक लौती बुक मिलती थी वो एटलस थी। और एटलस से ही मतलब समंदर देखना भी कैसा है, तो बहुत बड़े लैंड मासेस भी हैं, ओशंस भी हैं, तो उनके बारे में पढ़ना, कितने किलोमीटर है ये वो। तो देयर आई कम टू नो दैट अर्थ कंप्राइजेस ऑफ 70% ऑफ द ओशियंस। तो धीरे धीरे स्लोली बिट बाय बिट इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मैंने गैदर करनी शुरू करी। 12th के बाद आपने? नो, 12th के बाद आई जॉइंड दिस प्रोफेशन, बट उससे पहले मतलब जो मेरी स्ट्रगल रही इस इंफॉर्मेशन गैदर करने में, वो मैं आपको बताना चाहता था। जैसे स्कूल से छुट्टी होती थी तो क्या करता था मैं, 10 दिन 20 दिन पहले, जिस दिन मुझे इंटरनेट कैफे जाना है और यूज करना है, मैं सारे टॉपिक्स लिख लेता, मुझे क्या क्या जाके उधर रिसर्च करना है बैठ के, ताकि मेरा जो साइबर कैफे में आप जब जाते थे उन दिनों इंटरनेट बहुत एक प्रिविलेज चीज़ थी, वो आपको काफ़ी लिमिटेड स्लॉट देते हैं, 20-25 मिनट्स। तो मेरे पास वो 20-25 मिनट ही होते हैं, आई थिंक महीने में एक बार, उसमें मुझे सारी चीज़ें लिखनी थी। और बीइंग अ स्कूल किड, और कोई आसपास है भी नहीं इस प्रोफेशन में जिससे आप ये चीज़ें पूछ सके, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, वो तो आपको बता देंगे आपको क्या करना है, क्या एग्ज़ाम है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत चैलेंजिंग रहा मेरे लिए, और इट टुक मी स्लोली इंफॉर्मेशन गैदर करते करते आई केम टू नो, अच्छा ये एग्ज़ाम है, ये यूनिवर्सिटीज़ है, ऐसे मेडिकल होता है। एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्कूलिंग, फिर मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, एंड इट इज़ द ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया which deals in maritime sector. And you were the topper. And I topped there. Wow. वो मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी प्रोफाइल में पढ़ा, क्योंकि ना टॉपर जब कोई होता है तो मेरे साथ मैच कर जाता है। फिर एंट्रेंस एग्जाम दिया, सैंक्शन स्ट्रेंथ वाज पैन इंडिया वाज लेस देन 2000. I got a very good rank उसके एंट्रेंस एग्जाम में, and then after clearing my medicals and interview, I got an admission in nautical science course. Great. एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी, मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि आई हैव चोजन हिंदी फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड। सिमरन पंजाबी भी बड़ी फैंटास्टिक बोलती है, ऑब्वियसली पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਬਟ ਉਹੀ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਫਰੋਮ ਐਨ ਆਫਿਸਰ ਲਾਈਕ ਹਿਮ। ਸਿਮਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵਡਾਲਾ ਪਿੱਟੇਵੜ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਥੋਂ ਵਡਾਲਾ ਪਿੱਟੇਵੜ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਜਰਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਏਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਮੰਥਸ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂ ਆਰ ਸਟੇਇੰਗ ਦੇਅਰ, ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਈ ਐਮ ਅਰਨਿੰਗ ਸੋ ਵੈਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ? नहीं मैम, इदां दा कुछ नहीं मेरे माइंड से, क्योंकि पिंड एक ऐसी चीज़ है जितों मैं शुरुआत की थी, ते ओनू छड्ड के शहर दे विच जाना या मैट्रो सिटी च रहना, आई थिंक ये सही गल नहीं है। क्योंकि एक जिथे तुसीं इन्नी मेहनत कीती होवे, जिथे तुहाडा आई थिंक चाइल्डहुड गुजरिया होवे, तुहाडी स्ट्रगल जुड़ी होवे, उस जगह नूं छड्ड के किते होर जगह जाना आई थिंक मैं चंगा नहीं समझदा। ते नो मैटर हाउ मच यू आर अर्निंग, a person should I think never forget his root, from where he is coming from, and what all his parents had contributed to his or her growth. Right. How is the merchant navy life? ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਮੇਜਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਓਸ਼ਨਸ, ਈਟਿੰਗ देयर, sleeping there, reading there, doing all of your stuff. So what are the 5 pointers a life of a Navy officer? World out there is totally different as we compare to land. The job, it requires a lot of strength here basically.
तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लॉन्गर पीरियड के लिए फैमिली से दूर रहते हैं. इट इज़ अ होल न्यू वर्ल्ड आउट देयर. आपको डेली सनराइज सनसेट देखने को मिलता है. और बीइंग ए नॉर्थ इंडियन आई ऑलवेज फैसिनेटेड विद द वास्ट ओशियंस और उसके बारे में पढ़ना. और फिर जब एक्चुअली वो ओशियंस को आप देखते हो, समटाइम यू फील लाइक यू आर मिडल ऑफ नोवेयर. आप ही हैं इकलौते इस मतलब गहरे समंदर में. आसपास आपके कुछ नहीं है. देयर इज नो सिविलाइजेशन नियर बाय. और वहाँ से किनारा भी आप देखो, देयर थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे. मतलब देयर आर पीपल आउट देयर एट सी जो ये प्रोफेशन में हैं, जो काम कर रहे हैं. तो इट इज़ अ होल न्यू वर्ल्ड आउट देयर. एंड द सेकंड थिंग, लाइफ ऑन बोर्ड इज वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी व्हाट आई थिंक मोटिवेटिंग. और जो आपको डेली एक मोटिवेशन फैक्टर देती है. अभी आपको सुबह उठना है, एक नया सनराइज देखना है, एक नई पॉसिबिलिटीज़ हैं, और आप एक नए चैलेंज के लिए तैयार हैं. और थर्ड थिंग, इट इज़ वेरी डिसिप्लिन. कोई भी काम है, कोई भी टास्क है शिप पे, वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ही होगा. आपका फिक्स्ड, आपका ब्रेकफास्ट का टाइम है, लंच का टाइम है, डिनर का टाइम है, आपका सोने का टाइम है. तो उस ब्रैकेट को आप तोड़ नहीं सकते. तो इट इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड. और प्लस एक शिप को चलाना इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग टास्क. यू हैव टू मॉनिटर 100 ऑफ पैरामीटर. आपके सामने तकरीबन 100 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं जिनको आप देखते हैं. आपको बहुत प्राउड भी फील होता है कि इतनी बड़ी चीज़ को आप चला रहे हो, और आप वो लाइफ जी पा रहे हो जो एक कॉमन बंदा मतलब जस्ट एक कामना कर सकता है. आपने वो अचीव कर लिया. आप वो समंदर देख पा रहे हो, उस चीज़ को चला पा रहे हो जो एक कॉमन बंदा जो एक लैंड पे सिर्फ वो इमेजिन कर पा रहा है. और नई कंट्रीज में जाना और नई डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करना जो कि जनरली हम नहीं कर पाते हैं व्हाइल डूइंग अ लैंड जॉब. तो ये सब इसकी प्रिविलेजेस हैं. नए लोगों से मिलना, नए कल्चर के बारे में जानना. तो इट्स अ होल न्यू डिफरेंट आई वुड से अ वर्ल्ड आउट देयर. ग्रेट. सो न्यू फ्रेंड्स भी बनते हैं आपके फिर हर साल? यस मैम, न्यू फ्रेंड्स बनते हैं जैसे जैसे वी बीन टू सो मेनी कंट्रीज. और आई बीन टू मोर देन 40 प्लस कंट्रीज एज ऑफ नाउ. और जब आप नई जगह जाते हैं, यू इंटरेक्ट विद नेशनैलिटीज ऑफ द पीपल हु नेशनैलिटीज डिफरेंट देन योर्स. तो उनसे आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हो. और थोड़ी पोर्चुगीज सीखते हो, थोड़ी आप स्पेनिश सीखते हो, थोड़ी आप रशियन सीखते हो. तो काफ़ी इंस्टेंस ऐसे भी होते हैं कभी बार आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना पड़ता है. समझाने के लिए यू हैव टू टॉक विद योर हैंड्स टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से. तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है. और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें, अच्छे क्विजीन्स खाने को मिलते हैं. बेसिकली नॉर्थ इंडिया से आप जाते हो, फिर आप इधर थाईलैंड जाते हो तो थाई फूड खाते हो, फिर आप रशियन फूड खाते हो, यूरोपियन फूड. तो टेस्ट आप डेवलप करते हो ओवर द टाइम. गेट टू नो सो मेनी थिंग्स. एंड आई थिंक इट इज़ द प्रिविलेज ऑफ दिस प्रोफेशन. बिकॉज आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर अलोन देयर. टीम एक डिफरेंट, यहाँ से तो आप पूरा अलग हो जाते हो. सो what change it has brought in your personality इस प्रोफेशन में जाने के बाद? Yes, ma'am. What are the best things you have achieved? या बंदे की जो internally soul है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है? You get more closer to the nature. What nature is actually. आप नेचर के काफ़ी नज़दीक हो जाते हैं. आप ऐसी चीज़ें देखते हैं. आप सनराइज काफ़ी नज़दीक से देखते हैं, सनसेट भी काफ़ी नज़दीक से, क्लियर स्काई देखते हैं, एक क्लीन ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं. और प्लस ऐसी चीज़ें आप सी क्रिएचर्स देखते हैं अभी नॉर्मली हम नहीं देखते. और ये आपकी सोल को काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहता है. आपको बहुत काम एंड कंपोज पर्सनैलिटी बनाता है. एंड जब वापस आते हैं वहाँ से और इधर की प्रॉब्लम्स देखते हो, हमें काफ़ी छोटी लगती हैं. पीपल आर फाइटिंग फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स. अरे यार, तो मतलब कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए ये लड़ाई कर रहे हैं. तो मतलब इससे भी बड़ी चीज़ें हैं. इतनी चीज़ों को मैनेज करते हैं हम उधर. और ये वापस आने के टाइम बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं भी इसके लिए भी लोग लड़ रहे हैं, तो वो अच्छे से सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे. तो ये मुझे डिफरेंस लगता है. इनकी स्पेशलिटी जो आज बताइए मुझे, इनकी फैमिली ने, कि गुस्सा नहीं आता इनको. मतलब एक वाइफ कह रही हो कि गुस्सा नहीं आता, बहुत बड़ी बात है. इतनी कामनेस अचीव कर लिया आपने. जब आप खुश होते हैं तो आप खुश अपनी मर्जी से होते हैं. तो जब आप एंगर होते हैं तो आप अपने माइंड का कंट्रोल दूसरे बंदे को क्यों देते हैं? अगर मान लो आपने कुछ बोल दिया मेरे को, तो उससे मैं प्रवोक हो गया, गुस्सा कर गया. जब मैं खुशी मेरे कंट्रोल में है तो मेरा एंगर भी मेरे कंट्रोल में होना चाहिए. तो आई थिंक थॉट जो हमें कोई देता है, कुछ सुनाता है, उससे एंगर नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर हम खुश अपनी मर्जी से होते हैं तो हमें गुस्सा भी अपनी मर्जी से होना चाहिए. ये नहीं कोई हमें आके सुना के फिर हम गुस्सा और रिएक्ट कर रहे हैं. सो बीइंग एट शिप, right, you remain in so much of challenge, uncertainty and something which could create fear in you.
क्योंकि आप ही आप हैं सारे. तो what kind of uncertainties could be there, or what kind of challenges you face, and how you keep yourself prepared every time? This question is very important for everybody to listen, even जो मेरी audience है, कि हम भी अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और अनसर्टेनिटी कभी भी है. हमारा भी एक्सीडेंट हो सकता है, हम भी परेशान हो सकते हैं. तो अपने आप को अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपेयर्ड रखना और काम रहना, और उसके लिए यू आर वर्किंग. I would first like to thank that I got a very good training at sea. जब मैं ट्रेनिंग फेज में था सी में, तो वहाँ पर मेरी डेली रूटीन सुबह 3:30 बजे शुरू होती, जो कि रात को 9 बजे खत्म होती. तो ये ऐसा 22 महीने चला. तो आई गॉट ट्रेन्ड सो वेल. और now coming back to the challenges which we face on day-to-day basis at sea, the first extensive rough weather. Rough weather हमें मिलता है, weather खराब होता है. There are chances जहाँ पर wave height जो sea की है 8 to 10 meters होती है. There are certain conditions when wind can gust up to 70 knots. I think roughly more than 100 km per hour. इन सबको देखते हुए हम कभी ये नहीं कहते कि क्या होगा, डरना नहीं है. मतलब what बेस्ट वी कैन डू इज टू मनूवर आवर शिप सो डैट जो वेदर की कंडीशंस है वो हमारे शिप को बहुत लीस्ट इफेक्टिव करें. नाउ गोइंग फॉरवर्ड इज द एक्सटेंसिव दिस थिंग पेपर वर्क. किसी भी कंट्री के जब हम टेरिटोरियल वाटर्स में जाते हैं, टेरिटोरियल वाटर इज बेसिकली फ्रॉम द बेस लाइन टू द 12 नॉटिकल माइल. तो टेरिटोरियल वाटर्स में उस कंट्री के नेशनल लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं. तो वहाँ एंटर होने के लिए देयर इज एक्सटेंसिव पेपर वर्क. आपको अप टू डेट उनकी रूल्स, रेगुलेशंस, उनके फॉर्म्स, उनकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और कभी कभी ऐसे चैलेंजेस भी आते हैं. आप जापान गए हैं तो वहाँ पर फॉर्म्स जो हैं जापानीज लैंग्वेज में आते हैं, लेकिन आप उनको ये नहीं कह सकते कि हमें आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भेजो. आपको खुद ही उसकी ट्रांसलेशन करनी है धीरे धीरे इंटरनेट से, और उनको करेक्टली फिल करना है ताकि शिप पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन ना आए, कोई शिप को पेनल्टी ना पड़े. And going forward, another point is the extensive drills. Drills we do on a regular basis. There are around 10-15 plus drills in a month. ताकि हम किसी भी इमरजेंसी के लिए रेडी रहें. अगर मान लीजिए कोई फायर ब्रोक डाउन होती है, अगर हमें शिप को अबैंडन करना है, शिप डूब रहा है, तो वी शुड बी रेडी विद इन अ फ्यू मिनट्स, ताकि हम किसी भी कंटीजेंसी को अच्छे से मैनेज कर पाएँ विदाउट अपने आप को स्ट्रेस दिए, विदाउट अपने जूनियर्स को, अपने क्रू मेंबर्स को स्ट्रेस दिए, हम अच्छे से सारी चीज़ों को टैकल कर सकें. एंड थर्ड इज़ द एक्सटेंसिव इंस्पेक्शंस, मेंटेनेंस ऑफ द शिप, सो डैट शिप की जो सी वर्दीनेस है वो हमेशा मेंटेन रहे. शिप शुड बी सी वर्दी एट ऑल टाइम्स. तो वो भी काफ़ी बड़ा फैक्टर रहता है. आप जब शिप की इंस्पेक्शन करते हैं, मतलब डेली अगर आप 2-3 चक्कर लगाएंगे तो आपके आई थिंक 2 से 3 किलोमीटर आप डिस्टेंस ऑलरेडी उस शिप पे ट्रैवल कर लेंगे. 2-3-4 दिन, हफ्ता एक लग जाता है पूरे शिप को अच्छे से इंस्पेक्ट करने में. दीज आर दी चैलेंजेस आर देयर व्हेन वी पास थ्रू द हाई रिस्क एरियाज. हाई रिस्क एरिया में हम दुनिया में बने हुए हैं जहाँ पर शिप इज़ प्रोन टू पायरेट अटैक्स, जहाँ पर समुद्री डाकू आपकी शिप को अटैक कर सकते हैं. तो वहाँ से पैसेज प्लानिंग करना, उस एरिया, उन रास्तों से निकलना इज अ क्वाइट चैलेंजिंग फॉर अस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेल्स होती हैं, वो भी कुछ है. यस मैम, वी इनकाउंटर वेरी ह्यूज वेल्स, बट वो इतना कुछ मतलब शिप पे इतना इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि शिप काफी बड़ा एक वेल्स को लगता है आदत पड़ गई है शिप्स की. और मतलब एक मिथ माना जाता है अगर आप डॉल्फिन देखते हैं तो मतलब अभी आपकी लाइफ में अच्छा फॉर्चून आने वाला है. अगर आप वेल देखते हैं मतलब समथिंग गोइंग टू बी गेट हैपन. मतलब ऐसा पुराना मिथ रहा है एशियन सेलर्स का, जब वो वेल देखते हैं आगे जाके मौसम खराब होने वाला है. हालांकि ऐसा कुछ है नहीं. हमें हर एक चीज़ मिलती है, वेदर ब्रॉडकास्ट मिलता है, फिर हम वेदर को प्लॉट करते हैं अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंगली. फिर अकॉर्डिंगली हम अपना अगला मनूवर प्लान करते हैं, अभी कैसे कोई वेदर ख़राब हो रहा है, कैसे हमें उस वेदर को अवॉइड करना है. एंड अनदर थिंग इज़ द शिप हैंडलिंग. शिप हैंडलिंग आई थिंक इज़ द बिगेस्ट चैलेंज नाउ अ डेज. अगर आप बड़े शिप पर हैं, उस शिप को हैंडल करना इज़ अ वेरी बिग टास्क. मतलब आप सॉरी नहीं बोल सकते, कुछ एरर और कुछ मिस्टेक कर नहीं सकते, बिकॉज यू आर इन चार्ज ऑफ एन एसेट विच इज आई थिंक वर्थ 1000 of crores. तो वहाँ पर यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, यू हैव टू मॉनिटर ईच एंड एवरी पैरामीटर ऑफ द शिप. एज देयर वाज अ न्यूज़ लास्ट ईयर, वन शिप गॉट स्टक इन सुएज कैनाल. और उसके ऊपर फाइन ही मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर का. इट वाज ओनली अ सिंगल मिस्टेक. किसकी वजह से हुआ उसमें तो मैं नहीं जानना चाहूँगा. एक आपकी स्लाइट मिस्टेक भी $1 बिलियन का नुकसान कर सकती है. तो आई थिंक ये सब चैलेंजेस हैं
यस, एक क्वेश्चन जो मैं और लेना चाहती हूँ वो ये है कि शिप में, जो मेरी ऑडियंस के भी माइंड में आ रहा होगा कि काम क्या क्या होता है, यू नो व्हाट वी आर टेकिंग इन दो शिप्स, मतलब उसमें एक्चुअल में यू नो यू आर कैरिंग सो बिग शिप्स की हंड्रेड्स ऑफ लोग हैं उसमें काम कर रहे हैं, इतना सारा कुछ है, आप दिन रात 6-6 महीने वहाँ पे रह रहे हैं, बट वो शिप कर क्या रहे हैं? Ship is basically into the trading goods and commodities. I basically say there are three departments in the ship. One is the engineering department who look after the machinery, and one is the catering department who look after the kitchen and all. And then comes to my department, the tech department who look after the overall operation of the ship. All the operation like navigational operation, port operation, ship operation is managed by the deck officers. बट ये सारा टीम वर्क होता है. सिर्फ 20 लोग ही मान लीजिए नाउ डेज 400 मीटर लेंथ के जो शिप को चला रहे हैं, और ये सिर्फ 20 लोग ही होते हैं जो इतनी मतलब दीज आर आई थिंक द बेस्ट पीपल्स जो इतनी बड़ी करोड़ों की एसेट को मैनेज करते हैं. तो दिस आई वुड लाइक टू से. ग्रेट. इतना सारा आपके पास टाइम होता है और इतना सारा नहीं भी होता, दोनों चीज़ें कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 months यू आर एट अ सेम प्लेस, ऑप्शंस भी हैं, पूरा दिन है आपके पास, राइट? सो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम, हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग, योर पर्सनली आपने अपने आप को टाइम देना है, शिप पे क्या रूटीन है, सो व्हाट हैपेंस देयर? बेसिकली मैम एवरेज आप देखा जाए एवरेज ड्यूटी आवर्स एट सी 10 hours विच कैन स्ट्रेच टू 18 hours इन 24 hours. तो ये काफ़ी डायनामिक जॉब है. ये कोई फिक्स आपका स्केड्यूल नहीं है कि आपने ये काम कर लिया और फिर आप बोलेंगे भी नहीं मेरा बस ड्यूटी आवर्स खत्म हो गया, मैं और नहीं कर सकता हूँ ये, क्योंकि दैट जॉब रिक्वायर्स आपकी प्रेजेंस. हो सकता है कोई प्रॉब्लम आई तो 2 दिन जागना पड़ेगा. यस मैम. तो देयर आर सिचुएशन जहाँ पर हमने खुद पर्सनली I was up for 41-42 hours straight, working with the other senior officers और मैं junior officers, किसी problem को हम solve कर रहे हैं. Now coming back to the time management I think it is one of the key component nowadays, क्योंकि जो लोग अपना time manage नहीं कर पाते हैं वो एक longer time period में sustain नहीं कर पाते. तो time management एक डिसिप्लिन से आती है. आप सुबह उठते हो, यू जस्ट प्रायोरिटाइज योर टास्क. वो टास्क जो आपको सबसे पहले करने चाहिए उनको आप प्रायोरिटी दो, उन पे ज़्यादा टाइम लगाओ. और आपको एक क्या कहते हैं ना कि नाउ डेज लॉट ऑफ पीपल से वी आर अ मल्टीटास्कर. सब ये लोग हमने सुना भी होगा. आई थिंक मल्टीटास्कर से ज़्यादा अच्छा हमें एक सिंगल टास्क को ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मल्टीटास्किंग में व्हाट यू डू, यू स्विच बैक एंड फोर्थ बिटवीन द टास्क एंड यू वेस्ट योर एनर्जी ऑल्टरनेटली बिटवीन द टास्क इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वन एंड डूइंग इट वेल. एंड सिंगल जब आप टास्क करते हो सिंगल हैंडेडली, जब आप सिंगल टास्क 1 by 1 करते हैं, उससे आपकी एक रिटेंशन पावर बढ़ती है, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है. और आप जब एक टास्क कंप्लीट करते हैं इट गिव्स यू सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, और जो कि आपको मल्टीटास्किंग में नहीं मिलती. तो दिस इज़ ऑल आई थिंक टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट. और यहाँ पर मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत होलिस्टिक टर्म है, बहुत वाइडर और ब्रॉडर टर्म है. वो एक हमारे लिए डिफरेंट हो सकती है, ए पर्सन वर्किंग अशोर उसके लिए डिफरेंट हो सकती है. जैसे आपका ब्रेकफास्ट का टाइम है, आप ये नहीं ब्रेकफास्ट के टाइम आप मूवी देख रहे हैं, डिनर का टाइम है, लंच का टाइम है, आप वो करिए और बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस करिए. और आई थिंक इट एवरेज टेक्स एंड 15 minutes टू डू अ लंच. मान लीजिए हाफ एन आवर का लंच ब्रेक होता है, तो 15 मिनट में आप अपना लंच करिए और वो 15 मिनट आप सेव करिए. और वो 15 मिनट आई थिंक मंथली इट विल कॉरस्पॉन्ड टू 7.5 hours, और इट कैन कॉरस्पॉन्ड टू लाइक 3.5 days फॉर अ होल ईयर. तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार इस टास्क के लिए यार 1 दिन मिल जाता है यार, अरे 2 घंटे और मिल जाते हैं. तो ये वो 15 मिनट थे जो आप अगले साल को टास्क आने वाला था जहाँ पर आप यूज़ कर सकते थे. एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट. इट बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम अ सेल्फ डिसिप्लिन एंड नोटिंग डाउन द थिंग्स विच मैटर्स टू यू मोस्ट, विच आई थिंक विच रिक्वायर्स योर utmost priority or urgency. Great. So, what is your message to the audience listening to you? Somebody who is dreaming to be in merchant navy. So, हर कोई तो नहीं पहुंच सकता वहाँ पे, right? हमने बोला कि tough criterias हैं इसके. Yes मैम, क्राइटेरियाज आर टफ, बट ऐसा नहीं है कि सब लोग जा सकते हैं. If somebody is aiming और वो अचीव कर सकते हैं, और but there are proper channels to go into this field. A proper guidance
दे कैन यूज़। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नाउ डेज मैं ये बोलना चाहूँगा कि इंटरनेट एक ऐसा पावरफुल टूल है जो कि एक यंग जनरेशन यूज़ कर सकती है बेसिकली, और वो कुछ भी बन सकती है। ये ना कि सिर्फ इस प्रोफेशन में आने के लिए, क्योंकि हमारे टाइम में सिर्फ 2-3 मेजर प्रोफेशंस हमें एज अ स्कूल किड याद रहते थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और ये सब। और आज के टाइम में इफ समबडी वांट्स टू गो इन फैशन दे कैन गो, और somebody wants to learn nowadays artificial intelligence, machine learning, तो they can pursue anything। और मेन थिंग अपना सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग मतलब चलाते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग, बट उसको राइटली नहीं चला पाते हैं कि कौन सी अच्छी इंफॉर्मेशन वो वहाँ से ले सकते हैं जो उनके करियर को एक नई ट्रजेक्टरी दे सकता है। तो यंग जनरेशन को यही मैसेज है, आप फॉलो योर पैशन एंड नेवर गिव अप। देयर माइट बी अ टाइम जहाँ आपको सेटबैक्स मिलेंगे, द कार्ड मे बी स्टैक्ड अगेंस्ट यू, लेकिन आपको रेजिलियंस प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रेजिलियंस हेल्प योर माइंड टू ओवरकम, टू कंकर एनी अप्स एंड डाउन इन योर लाइफ, एंड नेवर गिव अप ऑन यू। राइट, सो ये है हमारा मैसेज, नेवर गिव अप। तो जिन्होंने कभी गिव अप ना किया हुआ उनके मुंह से सुनना और ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ भाई हम कहीं पे पहुंच सकते हैं। सो थैंक यू सिमरनजीत फॉर बीइंग ऑन आवर शो टुडे। थैंक यू मैम, इट्स एन ऑनर। सो ये थे सिमरनजीत सिंह फ्रॉम अमृतसर। इनका अमृतसर के पास ही गांव है, बट ही हैज़ डन 3 वर्ल्ड टूर्स, और अपनी लाइफ में मैं होप करती हूँ कि बहुत आगे जाएं एंड फिर से हम इनका जो है इंटरव्यू करें। आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आज ऐसे लिए हैं कि जो आपकी लाइफ में चेंज लेके आएंगे, दैट हाउ डिसिप्लिन्ड ही इज़, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ ही इज़ फॉलोइंग, एंड विच कुड हेल्प अस टू रीच द गोल, द ड्रीम ऑफ आवर लाइफ। So thank you so much for watching Mandeep Kaur Tangra Show.